कीमती वक्त के लिए। सर, एक तो अच्छी खबर आज की है सियासत की कि मुज़ाकरात की बात हुई, मुज़ाकरात का माहौल बना, लेकिन सीरियसनेस, संजीदगी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फॉर एग्जाम्पल के PMLN वाले कहते तो हैं, इसहाक डार साहब ने कहा तो सही कि आप हमें 2018 का इलेक्शन दे दें, हम आपको 2024 का इलेक्शन दे देंगे, तो एटलीस्ट उन्होंने माना है कि रिगिंग अक्रॉस द बोर्ड हुई है। और दूसरा वो ये कहते हैं कि रिकंसिलिएशन तो मैं करने को तैयार हूं, लेकिन जब तक 9 मई वालों की तरफ से सजाएं ना होंगी, माफी नहीं होगी, उनका फैसला नहीं आएगा, हम रिकंसिलिएशन नहीं कर सकते हैं। तीसरी तरफ अता ताड़ साहब कहते हैं कि हाँ, 9 मई पे कोई नदामत तो दिखाएं, कोई शर्मिंदगी तो दिखाएं, कोई माफी का माहौल तो बनाएं, तो फिर आगे मुज़ाकरात होंगे। तो क्या आज मुज़ाकरात की फुलझड़ी छोड़ी गई है सर? ये आपने सही फरमाया। मैंने तो बहुत पहले ये बात की थी कि PTI अगर मुज़ाकरात के लिए तैयार भी होगी तो ये जो शहबाज की हुकूमत है, ये किसी सूरत मुज़ाकरात को में संजीदगी नहीं दिखाएंगे और ना इसको हल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको तो ये सूरत हाल जो है वो आइडियली सूट सकती है, क्योंकि ये एक हुकूमत है ऐसी जिसमें जो सरकर्दा लोग हैं वो एक से बढ़ के करप्शन में मुलविस है। और ये एक इमरान का हवा खड़ा करके ये एस्टेब्लिशमेंट को की हमदर्दियां गेन करना चाहते हैं और मुस्तकिल अपने साथ रखना चाहते हैं। और खौफ है उनको कहीं पे अगर ये मामला बदल गया, हालात जरा से भी हो गए, तो ये तो एक पानी के बुलबुले की तरह इनकी हैसियत है, ये खत्म हो जाएंगे उसी वक्त। फिर आज तो मुज़ाकरात का जिक्र क्यों छेड़ा गया है वैसे आपकी नजर में? कोई फॉर्मेलिटी वो पूरी करना चाहते हैं? जी, ये सिर्फ पब्लिकली शुरू करना चाहते हैं और ये इनका ख्याल है कि इस तरह से ये इनको और बदनाम करेंगे, ऐसी बातें करके, जैसे इसहाक डार ने जैसी बातें की आज आपने सुना होगा जी। तो ये कहना कि सर हम 18 का इलेक्शन हमें दे दें, हम 24 का आपको दे देंगे, कोई कंपैरिजन नहीं है। 18 का इलेक्शन तो उसमें उतनी ही रिगिंग हुई थी जितनी 13 के इलेक्शन में हुई थी। रिगिंग तो जो अब हुई है वो तो अनप्रेसिडेंटेड है। पूरे के पूरे इलेक्शन के रिजल्ट नताइज बदल दिए। एक पार्टी को जो है वो दीवार से लगा दिया गया था, उसकी पार्टी की हैसियत खत्म कर दी, स्टेटस खत्म कर दिया, उसका इलेक्शन सिंबल छीन लिया उसके लीडर को जेल में रख के उसको सजाएं सुना दी गई थी। क्या कंपैरिजन है? कोई कंपैरिजन नहीं है उसका और इसका। आज ये बातें करते हैं, वो इसहाक डार को नजर नहीं आता कि वो क्रासन के मीनार जो खड़े किए हुए उसने दुबई में, वो किसके पैसे से आए हैं? क्या हैसियत थी जब इसने मुलाजमत अख्तियार की थी? और आज कहां से इतना पैसा आया? साल 2000 में तो उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का एफिडेविट भी लिखा था। ये बताइएगा एडवोकेट साहब, गुज़िश्ता रोज हमने जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल की खबर देखी और आज मुज़ाकरात का माहौल बना और एक बयानिया बिल्ट हुआ कि इमरान खान साहब ने 5 रुकनी कमेटी बना दी है मुज़ाकरात के लिए। बहुत सारे एनालिस्ट, आपके नाकदीन, बहुत सारे लोग ये कहना शुरू हो गए कि प्रेशर बन गया है PTI के ऊपर इस चार्जशीट के बाद जो फैज हमीद के ऊपर लगाई गई है। आप उसके ऊपर क्या जवाब देंगे? देखिए, सवाल ये है कि मैं तो ये बात मुस्तकिल कह रहा हूँ और आज भी बरमला कहूँगा, क्योंकि जो सच्ची बात है वो कह देनी चाहिए। और अगर इंसान अपने दिल में कोई खौफ रखता है तो वो सिर्फ खुदा का खौफ रखता है, बाकी सब खौफ जो है ऐसे टाइमली होते हैं। देखिए, बात यह है कि ये जनरल फैज हमीद का तो एक बहाना है, असल निशाना जो है वो इमरान खान है। ये तो इनको समझ लेना चाहिए और ये हकीकत भी यही है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि इमरान खान मुज़ाकरात के मूड में आ गए हैं। नहीं, लेकिन ये तो देखिए ना, ये तो कल अनाउंस किया है इन्होंने और आज मुज़ाकरात।
नहीं, लेकिन मुज़ाकरात वो ये जो इन्होंने टीम बनाई थी वो तो इन्होंने पिछले हफ्ते की बनाई, एक ओके हफ्ता पहले की बना दी हुई है। ओके जिस दिन गिरफ्तार भी कर लिया था, वो अडियाला से बाहर निकले हैं, तो वो उन्होंने उसको उमर अयूब को गिरफ्तार कर लिया था, तो उसके बाद में जमानत हुई थी मंडे को। तो इसलिए वो तो सूरत हाल ये उसकी वजह नहीं है, और ना ना इस वजह से ये रुकेंगे। वो इमरान को जितना मैक्सिमम जख्म पहुंचाने की, उसकी सियासी हैसियत को तबाह करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यानी आप ये मुझे बता रहे हैं सर कि फैज हमीद को जो सजा दी जा रही है वो बेसिकली इमरान खान को सजा दी जा रही है। आप अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो फिर यानी सजा भी नहीं होगी। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, और इमरान खान के ये मुज़ाकरात जो हैं ये कामयाबी की शक्ल इख्तियार नहीं करेंगे, जहाँ तक मेरा ख्याल है। और ये इसलिए कि ये इनकी नीयत नहीं है, ठीक, क्योंकि ये तो इसी हैसियत को चलाना चाहते हैं आगे तक। मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे सर, मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे तो फिर आपकी नज़र में सजा होगी। एक और नैरेटिव ये है अहमद अवैस साहब कि अगर जिस तरीके से पीटीआई ने फैज हमीद साहब से लाताल्लुकी का इजहार किया है, और अगर फैज हमीद साहब भी वादा माफ गवाह बन जाते हैं तो उसके बाद पीटीआई के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। सुल्तानी गवाह उसे कहा जा रहा है सर। ये तो बात बहुत पहले भी आई, शुरू में भी ख्याल था कि उनको अल्टीमेटली सुल्तानी गवाह बना दिया जाएगा। जी सर। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो कानून है ना, आप करेंगे क्या, वो बात की है। कानून ये है कि अगर किसी को सुल्तानी गवाह बना दें आप, तो उसकी गवाही की कोई हैसियत नहीं रहती जब तक कि उसकी इंडिपेंडेंट एविडेंस के साथ करॉबोरेशन ना मिल जाए। ओके, ये इसका कानून बड़ा वाज़ेह है ये, और ये मैटर अल्टीमेटली तो ऊपर तक जाएगा, जहां तक भी जाएगा। और ये इसलिए ये कोई इतना आसान काम नहीं होगा। और ये फिर ये देखिए, ये तो आपने घड़ी का पेंडुलम देखा ना, राइट लेफ्ट कैसे स्विंग कर रहा होता है। जी जी। तो वो स्विंग है ना, आज स्विंग एक तरफ गई हुई है और ये वहां ठहरेगा तो नहीं, ये स्विंग बैक करेगा दूसरी तरफ, और जब वो स्विंग बैक करेगा दूसरी तरफ, तो फिर ये एक कटहरा होगा जिसमें लाइन में तरतीब से ये तमाम करप्ट टोला, ये तमाम जिन्होंने पाकिस्तान के आइन का हुलिया बिगाड़ा, ये तमाम लोग जिन्होंने पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ को रूल ऑफ अथॉरिटी से और उसके बाद डिस्पोटिज्म में बदल दिया, ये तमाम लोग जिन्होंने करप्शन करके इस मुल्क को कंगाल कर दिया और दौलतें कमा कमा के बाहर अपनी अजीजिया की शक्ल में, और वो उसकी जो इनकी इधर प्रॉपर्टी है इंडियन के अंदर, एयरफील्ड की प्रॉपर्टी, और इसी तरह दूसरा इनके बाकी आवारी है। अहमद अवैस साहब, जरा कुछ लीगल मैटर्स आपसे डिस्कस करना चाहूंगा सर। मौलाना फजलुर रहमान के प्रेशर के बाद जराए बता रहे हैं कि 16 दिसंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया है, जिसके अंदर सदर मुमलिकत की जानिब से जो कवानीन रिजेक्ट किए गए थे, जो तरामीम एतराज़ लगा के वापस भेजे गए थे, वो पेश किए जाएंगे। उसके अंदर ऑफकोर्स हमारे सोसाइटीज तरमीमी बिल, जो हमारा मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल है, उसको दोबारा पेश किया जाएगा, नारकोटिक्स कंट्रोल बिल, इसके अलावा जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर बिल, इसके अलावा इरफान सिद्दीकी का एक कोर्ट ऑफ क्रिमिनल से मुतालिक बिल है, और इससे पहले जो आरिफ अलवी साहब ने बिल्स रिजेक्ट किए थे वो भी पेश किए जाएंगे। सर, आपकी नज़र में जो कानून साजी इस वक्त हो रही है, जिस तरीके से हो रही है, जिस तरीके से सियासतदान प्रेशर डाल के अपनी बातें मनवा रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस को आप कैसे देखते हैं, और स्पेशली इस मुश्तरका इजलास को आप कैसे देखते हैं जो होने वाला है? जनाब, ये बड़ी बात है। देखिए, आप एक एक पीछे से जितनी इनकी हरकत और सकनात जो है, इन सबको आप अगर क्रिटिकली देखें तो आप देखेंगे कि ये हर वो हरकत कर रहे हैं जिसका आइन और कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। आप कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से शुरू हो जाएं। देखिए, पाकिस्तान का आइन जो है वो चारों सूबों ने मिलकर बनाया था। पाकिस्तान एक फेडरेशन है और फेडरेशन में सारे सूबों की इक्वल हैसियत है।
इसी वजह से सेनेट के अंदर जो मेंबरशिप होती है, हर सूबे से एक ही जितने मेंबर जो है चारों सूबों में होंगे, और दूसरे जो लोअर हाउस है नेशनल असेंबली, वहां उनकी पॉपुलेशन की बुनियाद के ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स होती है। अब बताइए कि इतनी बड़ी अमेंडमेंट आप कर रहे हैं, एक सूबे की अभी सेनेट का इलेक्शन मुकम्मल नहीं हुआ, तो आपने 3 सूबों को साथ रख के आपने अमेंडमेंट कर ली। ये कैसी अमेंडमेंट हुई? यानी मुल्क को तोड़ने के लिए आप ये स्टेप ले रहे हैं। ये खतरनाक किस्म का, ये एंटी स्टेट एक्टिविटी अगर किसी को कहा जाएगा तो ये है एंटी स्टेट एक्टिविटी जो उन्होंने की है। खतरनाक तरीन खेल खेला इन्होंने। सर इसी तरह से आप देखिए जी कि पाकिस्तान का आइन जो है उसमें जुडिशरी जो है उसके पाकिस्तान के आइन के बुनियादी ढांचे में शामिल है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है ये पाकिस्तान का बुनियादी ढांचा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल लेकिन ठीक। इन्होंने आपके सामने आप जो अमेंडमेंट लेकर आए हैं, जजेस को अब सिर्फ तनख्वाहदार मुलाजिम बना लिया, डायरेक्ट अंडर द थंब ऑफ द गवर्नमेंट। तनख्वाह बढ़ाई भी है सर? तनख्वाह तो वो जितनी बढ़ा देंगे ना, अब तो अब उनकी हैसियत बन जाएगी ना कि भरोसा कर नहीं सकते गुलामों की बसीरत पर जी। कि दुनिया में फकत मर्दाने हुर की आंख है बीना। बेशक बेशक बेशक। अहमद साहब, ये खतरनाक खेल खेल रहे हैं पाकिस्तान के साथ, और आइन पे हुलिया बिगाड़ के। आइन से जुड़ा सवाल सर, 26वीं आईनी तरमीम के बाद हमारे सामने आईनी बेंच बना। आज आईनी बेंच के सामने 1996 का केस आया, 28 साल पुराना केस। और सर मैं इस पे जुमला कह रहा हूं कि हैकिंग के दौर में टैपिंग का केस सुप्रीम कोर्ट में सुना गया है। उस दौर में सर वो फोन रिकॉर्ड करने के लिए डिवाइसेस लगाई जाती थी और टैप किया जाता था फोन को, सारी कॉल्स रिकॉर्ड होती थी। उस वक्त जो थे एक मेजर शब्बर साहब थे, उन्होंने दरखास्त लगाई थी। उनके वकील अल्लाह को प्यारे हो गए, मेजर शब्बर साहब भी काफी ज़ईफ हैं, वो आ नहीं सकते अदालत में, वही परसू नहीं करना चाहते। लेकिन इस 28 साल पुराने केस के अंदर हमारे ऑनरेबल जज जस्टिस मंदोखेल साहब ये कहते हैं कि जो ये किया गया है ये कानून बड़ा मुबहम है। लेकिन मैं हैरान इस बात पे ज्यादा हूं अहमद साहब कि आज 21वीं सदी में जब टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच गई है, हर चीज खुदकार बन गई है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, गाड़ियां, हर चीज एनवायरमेंट फ्रेंडली, कहां से कहां चांद पे जाने की बातें हो रही हैं सर। और हमारा आईनी बेंच 1996 का फोन टैपिंग केस सुन रहा है। मुझे बड़ा अजीब लगा सर, आपको कैसा लगा? आपको अभी तो खैर ये ऐसे अजीब चीजें आप सुनेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। इस मुल्क में और अदलिया के साथ जो खेल खेला जा रहा है, इसी देखिए, इसी वजह से आप देखें कि आप दुनिया का नक्शा उठा के देख लें और दुनिया की पिछले 1000 साल की तारीख पढ़ लें, 500 साल पीछे की तारीख पढ़ लें, तो बहुत सारे दुनिया के नक्शे के ऊपर नए मुल्क उभर के सामने आए और बहुत सारे तहलील हो गए। और तहलील किस वजह से हो गए कि जहां पे निजाम अदल खत्म हो गया था, जहां पे फस्तायत का निजाम था, खत्म हो गए। और ये हम बड़ी तेजी से उस तरफ हम एडवांस कर रहे हैं। खुदा बचाए पाकिस्तान को और ये ऐसे गासिब जो अपनी जात की हद तक देखते हैं और सोचते हैं मुल्क में कोई, देखो ये टिपिकल, आपको इतना तो पता होगा माशाल्लाह आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। नहीं सर, क्या एक सरमायादार किसको कहा जाता है? जी हाँ, कैपिटलिस्ट जो है, सरमायादार कैसे